Hello plus 1 class. Today we are going to discuss our next topic, that is artist and realism. And this topic is on page number 158 and 159 in your NCERT book. 158 and 159. अभी तक हमने ये पढ़ा कि जो यूरोपियन सिटीज़ थी और जो इटालियन सिटीज़ थी उसमें क्या हो रहा था। पहले देखो साइंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी वहाँ पर, फिर धीरे धीरे जैसे ट्रेड एक्सपेंस होने लग गया तो लीगल स्टडीज़ एंड कॉमर्स स्ट्रीम की वैल्यू जो थी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती गई थी। एंड देन कुछ टाइम के बाद ह्यूमैनिस्ट यानी ह्यूमैनिज़्म के बारे में सोचा गया, लोगों के मन में हिस्ट्री को जानने की क्यूरियसनेस आई। सो इस वजह से जो आर्ट थी वो डेवलप्ड होने लग गई। तो हमने लास्ट लेक्चर में यही पढ़ा था कि जो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स थे यानी ह्यूमैनिटीज़ के जो सब्जेक्ट्स थे वो स्कूल्स एंड कॉलेजेस में वहाँ पढ़ाने शुरू कर दिए गए थे, ना सिर्फ इटली में बल्कि अदर यूरोपियन सिटीज़ में भी। तो आज हम यही टॉपिक आगे लेकर चल रहे हैं, हमारा आर्टिस्ट एंड रियलिज्म। हम यहाँ आज कुछ आर्टिस्ट के बारे में बात करेंगे जो उस टाइम पीरियड में आर्ट वर्क किया करते थे। तो जो आर्ट थी ना वो फॉर्मल एजुकेशन नहीं रह गई थी। क्या नहीं रह गई थी? फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन मतलब जो एज अ सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाई जाती है। तो आर्ट जो थी वो फॉर्मल एजुकेशन तक लिमिटेड नहीं थी, नॉट लिमिटेड आर्ट जो थी वो फॉर्मल एजुकेशन तक लिमिटेड नहीं, बल्कि इसके बारे में जो नॉलेज शेयर की जा रही थी, ट्रांसमिट की जा रही थी, आर्ट्स यानी जो पिक्चर्स स्कल्पचर्स वगैरह बन रहे थे वो आर्किटेक्चर एंड बुक्स। तो इसके द्वारा भी ह्यूमैनिटीज़ को यानी आर्ट को बहुत ज़्यादा फेमस किया जा रहा था। ह्यूमैनिस्ट के आइडियाज़ को ट्रांसमिट किया जा रहा था, लोगों के मन में ये आइडियोलॉजी को डेवलप किया जा रहा था। तो जो ये नहीं कि जो स्टूडेंट हैं वही सिर्फ आर्ट के बारे में जान सकते हैं या ह्यूमैनिटीज़ के बारे में जान सकते हैं, ह्यूमैनिज़्म के बारे में जान सकते हैं, नहीं, बल्कि ऐसा हो रहा था कि आर्ट्स यानी पिक्चर्स, पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स ऐसा कुछ बनाया जा रहा था, आर्किटेक्चर ऐसे बन रहे थे, बुक्स जो थी वो ये ह्यूमैनिस्ट के आइडियाज़ को ट्रांसमिट करने में काफ़ी इफ़ेक्टिव रोल प्ले कर रही थी। तो एक पर्सन थे जिनका नाम था एल्बर्ट ड्यूरर। इनका जो लाइफ स्पैन था वो था 1471 to 1528। तो इन्होंने आर्ट को डिफ़ाइन किया था। इन्होंने कहा था कि आर्ट जो है ना वो नेचर में है। किस में है? नेचर में है। और जिस पर्सन ने उस नेचर में से इस आर्ट को डेवलप कर लिया ना तो वो हमेशा ही उसके पास रहेगी। क्या रहेगी? उसके पास रहेगी। तो उन्होंने ये कहा कि आर्ट एक ऐसी स्किल है जिसमें आप क्या करते हो, एक फिगर को ब्यूटीफुल शेप देते हो, एक इमेजिनेशन को, अपनी इमेजिनेशन को जो नेचर से आपने ली है उस इमेजिनेशन को जब आप रियल फॉर्म देते हो तो उसे हम क्या कहेंगे? आर्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? आर्ट कहेंगे। यानी हम कहेंगे रियल फॉर्म या फिगर ऑफ योर इमेजिनेशन। तो एल्बर्ट ड्यूरर ने क्या कहा? आर्ट एक ऐसी स्किल है, एक ऐसी आउटस्टैंडिंग स्किल है जिसमें आप रियल फिगर को यानी अपनी इमेजिनेशन को एक रियल फॉर्म देते हैं, एक रियल फिगर में ऑरिजिनेट करते हैं। तो उसे हम क्या कहेंगे? आर्ट कहेंगे। जैसे कोई पेंटर जो है वो अगर कोई पेंटिंग बना रहा है तो वो अपने आइडियाज़ को एक रियल फॉर्म में ट्रांसमिट कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? आर्ट कहेंगे। और ये बात किसने कही? एल्बर्ट ड्यूरर ने, जिनका लाइफ स्पैन पीरियड रहा था 1471 to 1528। ये एक पिक्चर दे रखी है आपकी बुक में जो प्रेइंग हैंड्स हैं, यानी प्रेइंग हैंड्स हश ब्रश ड्राइंग बाय ड्यूरर। ये ड्यूरर ने बनाई थी 1508 टाइम पीरियड में। प्रेइंग हैंड्स ये इतनी ही रियल है जैसे कोई एक ह्यूमन बीइंग अपने हाथों को जॉइन करके
भगवान से प्रे कर रहा हो। तो ये इतनी ही रियलिस्टिक पेंटिंग को ड्रॉ किया गया था ड्यूरर ने। तो ड्यूरर ने क्या कहा है कि ये डीपली रिलीजियस फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है और उन्होंने नियर परफेक्शन को अचीव करने की कोशिश की थी, यानी बहुत ही रियल लग रही है और बहुत ही परफेक्ट लग रहा है। ऐसे लग ही नहीं रहा कि ये ब्रश ड्राइंग है, ऐसे लग रहा है जैसे कोई फ़ोटो क्लिक की गई हो। तो उन्होंने ये ऐसी अमेजिंग पिक्चर ड्रॉ करके दी है। तो उन्होंने इसीलिए कहा था कि आर्ट क्या है, अपनी इमेजिनेशन को रियल फॉर्म में ट्रांसमिट करना। तो ये जो आर्टिस्ट थे ना, उनको इंस्पिरेशन कैसे मिलती थी, कहाँ से मिली इनको ये इंस्पिरेशन आर्ट एंड क्राफ्ट की? तो ये इंस्पिरेशन उन्हें मिले रोमन कल्चर से। रोमन कल्चर से हम रोमन एम्पायर के बारे में जानते ही हैं। तो जब रोमन एम्पायर का रुइन हो गया था तो उसके बाद कुछ फ्रेगमेंट्स मिले थे आर्ट के डिस्कवरी के टाइम, रोमन एम्पायर के डिस्कवरी के टाइम। तो वहाँ से ये जो आर्टिस्ट थे वो ज़्यादा इंस्पायर हुए थे और उन्होंने भी आर्ट एंड क्राफ्ट का वर्क जो था वो शुरू कर दिया था। तो ऐसे ही 1416 का टाइम 1416 का 1416 का टाइम पीरियड था। तो एक आर्टिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था डोनाटेलो। और इनका लाइफ स्पैन जो टाइम पीरियड था वो था 1386 टू 1466। तो 1416 में उन्होंने एक लाइफलाइक स्टैचूज बनाना शुरू कर दिया था। क्या बनाना शुरू कर दिया था? लाइफलाइक स्टैचूज, यानी रियल स्टैचूज। ऐसे लग ही नहीं रहे थे कि ये ह्यूमन बीइंग नहीं बल्कि स्टैचूज हैं। जैसे हमने कल बात की थी कि पहले सिर्फ स्टिफ फिगर्स बनाई जाती थी और फिर स्टिफ फिगर से कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाना वहाँ पर शुरू किया था, जैसे हमने चाइल्ड जीसस की पिक्चर देखी थी। तो ऐसे ही डोनाटेलो ने भी एक स्ट्रक्चर बनाया था, लेट मी शो। तो ये स्ट्रक्चर बनाया गया था और ये जो पिक्चर है ये है द पिएटा, इसे द पिएटा कहा जाता है। और ये बताती है कि जो मदर मैरी हैं उन्होंने जीसस की बॉडी को होल्ड किया हुआ है। तो आपको पता ही है कि जीसस की जो मदर थी उन्हें मदर मैरी कहा जाता था। तो डोनाटेलो ऐसे पहले पर्सन थे जिन्होंने लाइफ लाइक स्टैचूज बनाना शुरू किया था और फिर धीरे धीरे सब आर्टिस्ट ये बनाने लग गए थे। और ये जो द पिएटा है माइकल एंजेलो द्वारा बनाई गई थी और इस पिक्चर में ये डिपिक्ट किया गया था जो हमने अभी बात की। तो जो आर्टिस्ट थे ना वो साइंटिस्ट वर्क से भी कंसर्न थे। किससे कंसर्न थे? साइंटिस्ट वर्क से। क्यों कंसर्न थे? क्योंकि साइंटिस्ट वर्क में क्या होता था, बोन स्ट्रक्चर की पढ़ाई की जाती थी। तो जब ये बोन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते थे, लैब में जाते थे, बोन स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते थे, तो उन्हें काफ़ी नॉलेज गेन हो जाती थी और उस अकॉर्डिंग वो बहुत ही रियलिस्टिक फिगर्स जो थी वो बना सकते थे, क्योंकि उन्हें बोन स्ट्रक्चर की जो थी वो नॉलेज होने लग गई थी। तो जो आर्टिस्ट थे उन्होंने लेबोरेटरीज ऑफ मेडिकल स्कूल्स जाना भी शुरू कर दिया था। went to lab of medical school। क्यों जाना शुरू कर दिया था? ताकि उन्हें बोन स्ट्रक्चर के बारे में पता चल सके और उस हिसाब से वो अपनी जो स्टैचूज़ हैं उन्हें बहुत ही अच्छी शेप और बहुत ही परफेक्शन के साथ बनाना शुरू कर दें। तो एक प्रोफेसर हुआ करते थे जिनका नाम था एंड्रियास वेज़ेलियस। क्या नाम था? एंड्रियास वेज़ेलियस। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो आपको ये सारे नाम लर्न करने होंगे। और इनका जो लाइफ टाइम पीरियड था दैट इज़ लाइफ स्पैन था 1516 टू 64। ये बेल्जियन पर्सन थे, बेल्जियन सिटी के सिटीज़न थे और ये प्रोफेसर भी थे। क्या थे? प्रोफेसर भी थे। कहाँ के प्रोफेसर थे? प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पदुआ। पदुआ के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जब इटली में क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश होने लग गई थी तो पदुआ की यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पर एस्टेब्लिश हुई थी। पदुआ में भी यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई थी। तो ये वहाँ के प्रोफेसर थे और ये पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने ह्यूमन बॉडी को डिसेक्ट किया था। क्या किया था? ह्यूमन बॉडी को डिसेक्ट किया था। और वहीं से क्या हुई थी? बिगनिंग हुई थी, शुरुआत हुई थी किसकी? मॉडर्न फिजियोलॉजी की। किसकी शुरुआत हुई थी? मॉडर्न फिजियोलॉजी की।
तो धीरे धीरे हमें ये पता लगने लग गया कि ये जो स्ट्रीम्स हम पढ़ते आए हैं ये कहाँ से कैसे ओरिजिनेट हुई थी। जैसे हमने कॉमर्स की बात की, आर्ट की बात की, साइंस की बात की, एंड ये सारे कल्चर के बारे में। तो वहाँ जो इटली में जो कल्चर था, यानी यूरोपियन सिटी में जो कल्चर था, उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंज होता जा रहा था। अगर हम आसानी से कहें तो पहले वहाँ पे स्टिफ फिगर्स बनाई जाती थी, लेकिन अब रियलिस्टिक और बहुत ही परफेक्शन के साथ फिगर्स को बनाया जाता था। एक पेंटर हुआ करते थे जिनका नाम था लियोनार्डो डा विंसी। इनका जो लाइफ स्पैन था 14522 to 1519 तक का लाइफ स्पैन था। इन्होंने सेल्फ पोर्ट्रेट बनाई थी, यानी खुद की पोर्ट्रेट बनाई थी। लेट मी शो यू। तो ये एक पेंटर थे जिन्होंने खुद की एक पेंटिंग बनाई थी, बहुत ही रियलिस्टिक और बहुत ही परफेक्शन के साथ ये बनाई गई थी। और यही पर्सन थे जिन्होंने मोनालिसा और द लास्ट सपर की पेंटिंग में कलर किए थे। क्या किए थे? पेंटिंग में कलर किए थे। तो इनका ये नहीं कि सिर्फ आर्ट में ही इंटरेस्ट था, इनका इंटरेस्ट जो था वो बॉटनी में भी था, एनाटॉमी में भी था, मैथ्स में भी था, एंड आर्ट में भी था। तो इनके इंटरेस्ट जो थे वो काफ़ी सारे इंटरेस्ट थे। और साइंस में इंटरेस्ट होने के कारण, यानी मेडिकल में इंटरेस्ट होने के कारण इनको जो थी बोन स्ट्रक्चर की काफ़ी ज़्यादा नॉलेज थी, और जिस वजह से ये अपनी पेंटिंग को पूरी परफेक्शन और पूरे रियलिस्टिक फॉर्म में प्रिपेयर कर सकते थे। तो जो पेंटर्स थे ना, उनके पास कोई भी ओल्डर वर्क नहीं हुआ करता था, यानी पहले का कोई काम नहीं होता था, जिस वजह से वो अपने आर्ट एंड क्राफ्ट को परफॉर्म कर सकते थे। उन्हें क्या बनाने पड़ते थे? साथ ही रियल वर्क्स बनाने पड़ता। जो भी उन्होंने वर्क बनाए, जो भी बनाया, अभी बनाया था, उनके पास पुराना कोई काम नहीं होता था जिसको वो कर सकते थे। इसलिए उन्होंने जो भी स्कल्पचर्स बनाए, जो भी पेंटिंग की, जो भी वो किया, तो उसे रियलिस्टिक फॉर्म दी, क्योंकि उनको काफ़ी सारी अदर्स नॉलेज भी थी। तो ये नहीं कहा कि पहले की कोई चीज़ें थी तो उन्हें इनोवेटिव स्टाइल से तैयार कर दिया, नहीं। जो भी बनाया उन्होंने उसी टाइम पीरियड पे बनाया था। पास्ट का उनके पास कोई भी वर्क नहीं था। तो पहले जो पेंटर्स हुआ करते थे ना, उनकी जो नॉलेज थी वो लिमिटेड हुआ करती थी। अब इनके पास सारी नॉलेज है, साइंस की नॉलेज भी थी, जिससे उन्होंने बॉन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। ज्योमेट्री की नॉलेज भी उन्होंने गेन करनी शुरू कर दी थी, जिससे वो क्या कर सकते थे? 3D पिक्चर्स बना सकते थे, लाइट की क्वालिटी को डिफाइन कर सकते थे। आपने 3D पिक्चर्स देखी भी होंगी, आजकल तो बहुत चलती हैं 3D पिक्चर्स। तो इस तरह से इन्होंने ये सारी नॉलेज गेन करनी शुरू कर दी थी, ताकि ये जो पेंटिंग्स हैं ना, उन्हें वो रियलिस्टिक फॉर्म दे सके। क्या दे सके? रियलिस्टिक फॉर्म दे सके। तो वहाँ के जो कलर यूज़ किए जाते थे, तो पहले सिंपल नॉर्मल कलर्स यूज़ किए जाते थे। और इन कलर का क्या ड्रॉबैक था? इन कलर का ये ड्रॉबैक था कि टाइम के अकॉर्डिंग ये जो कलर थे ना, वो फेड हो जाते थे। क्या हो जाते थे? फेड हो जाते थे। इसलिए वहाँ पे क्या शुरू की गई, यानी नॉर्मल कलर्स को छोड़ दिया गया और वहाँ पे ऑयल पेंटिंग बनानी शुरू की गई। ऑयल के साथ पेंटिंग बनानी शुरू की गई। तो ऑयल पेंटिंग को आप जितना मर्जी क्लीन कर लें, वो उसकी जो ग्रेस है ना, वो एनहांस ही होती जाती है, वो फेड नहीं होते उसके कलर। तो इस वजह से वहाँ पे जो ऑयल पेंटिंग थी वो शुरू की गई थी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ऑयल पेंटिंग का जो वर्क था वो कहाँ शुरू किया गया? इटली और यूरोपियन सिटीज़ में शुरू किया गया था। तो इन सारी चीज़ों से इंस्पायर होके बाकी अदर कंट्रीज़ के जो लोग थे, उनकी आर्ट भी काफ़ी इंस्पायर हुई थी, एनहांस हुई थी। जैसे हम बात करें कि इन आर्ट्स को देख के चाइनीज़ आर्ट भी इन्फ्लुएंस हुई, पर्शियन आर्ट भी इन्फ्लुएंस हुई, इवन जो मंगोल्स थे ना, उन्होंने भी इन्फ्लुएंस होके ऐसी आर्ट पे वर्क करना शुरू कर दिया था। तो ये कहा जाता है कि जब एक पर्सन को एनाटॉमी की नॉलेज हो गई, जियोमेट्री की नॉलेज हो गई, फिज़िक्स की नॉलेज हो गई, तो उस वजह से वो अपनी पेंटिंग को क्या दे सकता है? परफेक्शन दे सकता है। क्या दे सकता है? परफेक्शन दे सकता है। और इसी टर्म को क्या कहा गया है? रियलिस्टिक टर्म कहा गया है।
क्या कहा गया, रियलिस्टिक। यानी जो इटालियन आर्ट ने एक नई क्वालिटी दी थी पिक्चर्स को, और वो जो क्वालिटी थी विद द हेल्प ऑफ एनाटॉमी, ज्योमेट्री, फिजिक्स। तो इन वजह से उन्होंने जो पिक्चर पे परफेक्शन और एक न्यू फीचर या न्यू क्वालिटी दी थी, उसे हम क्या कहेंगे, रियलिस्टिक या रियलिज्म, जो हमारा टॉपिक का नेम भी था और जो 19वीं सेंचुरी तक कंटिन्यू रहा। सो बहुत ही इजी टॉपिक है, बस थोड़ा सा लर्निंग वर्क है, नेम वगैरह लर्न करने वाले हैं। टॉपिक बहुत इजी है, तो आप एक बार ये नोट्स देखकर अपनी बुक में से रीड कर लेना, आपको समझ आ जाएगा। एंड प्रिपेयर योर वर्क टाइमली, डोंट फॉरगेट टू प्रे। See you in next video. Till then, take care.